शुभ लाभ मित्रों, प्रॉपर्टी की पंचायत को आपके भरपूर प्यार देने के लिए शुक्रिया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको एजुकेट करने की, आपको ये बताने की कि किस तरह से रियल एस्टेट और इसकी प्रैक्टिसेस को हम फेयर प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट को सीए के नज़रिए से, फाइनेंस के नज़रिए से। हम वेलकम करते हैं अरुण जी अग्रवाल का। इनकी जर्नी करीबन 20 साल की है एज ए सीए। बहुत सी कंपनियों के साथ एज ए सीएफओ, वर्चुअल सीएफओ जुड़े हुए हैं। तो हम वेलकम करते हैं अरुण जी अग्रवाल का। अरुण जी, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार मनीष, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बताएं। ज़रूर। तो मनीष जी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने सीए 2005 में किया, तो करीब 19 odd years से आई बीन वर्किंग। शुरुआत के करीब 9 से 10 साल आई वाज वर्किंग विद इन्वेस्टर्स बैंक्स तरह कुछ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम किया, जिसमें से लास्ट के 4 साल आई वाज वर्किंग जस्ट ऑन रियल एस्टेट फ्रॉम अ बैंकर्स पर्सपेक्टिव। Since 2014-15, I've been working on providing virtual CFO services under a brand called ThinSkit and a CXO service under the brand Zoto। यहाँ पर हम लोग मिड साइज बिजनेसेस के साथ में उनको एंड टू एंड फाइनेंस सपोर्ट की सर्विसेज देते हैं, जहाँ पर वर्चुअल सीएफओ, वर्चुअल सीटीओ, सीएक्सओस फिंस्की और डॉटर वाइट पे होते हैं। 20 बिजनेसेस इंक्लूडिंग बिजनेस जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं। ग्रेट सर, रियल एस्टेट और फाइनेंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एज ए सीए इसको किस नजरिए से देखते हैं? मतलब रियल एस्टेट और फाइनेंस किस तरह से काम करते हैं एक साल में? तो क्या होता है सर कि इकोनॉमी, किसी भी बड़ी इकोनॉमी का रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा होता है। ये इकोनॉमी का चलना या नहीं चलना डायरेक्ट उसका रिलेशन रियल एस्टेट के साथ होता है। तो शायद इसी वजह से हम बोलना चाह रहे हैं कि रियल एस्टेट और फाइनेंस एक सिक्के के दो पहलू, which effectively tells me कि real estate as a sector is always the pillar of a good economy। इसका मतलब ये भी हो गया कि इसका इम्पैक्ट एक आम जन के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी फॉर्म में होता है। ओनली डिफरेंस हियर इज दैट एक जनरल रियल एस्टेट जो होता है एक बड़ा एक चंक में ट्रांजैक्ट होता है वर्सेस स्मॉलर चंक। और इसका मतलब ये भी हो गया कि इकोनॉमी के जो बड़े हिस्से हैं वो लोग जो कि ज्यादा वेल्दी है, उनका ज्यादा से हो जाता है रियल एस्टेट के अंदर। यही तो जब आप इंडिया में भी देखें तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट, अगर ओवरऑल इंडियंस की इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट विल गो इनटू रियल एस्टेट। एंड हेल्थ, दिस इज समथिंग जिसको बहुत क्लोजली वॉच करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हर किसी मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स। तो सर, जैसे और भी एसेट क्लासेस हैं, तो उसको रियल एस्टेट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप अदर एसेट क्लासेस से? इंटरेस्टिंग। सो अगर आप जनरली देखें एज एन इन्वेस्टर, आप मानिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपके पास अवेलेबल हो और आपको उसको इन्वेस्ट करना हो, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करें? जी, राइट। तो मेजर एरियाज जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेजर सेक्टर जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें से क्या आएगा? आप बोलेंगे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और इस तरीके से। इन जनरल व्हेन यू लुक एट इट, ये सभी एरियाज, ये सारी ही इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो आपके पास है, सब अपने अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स, रिस्क एंड रिवॉर्ड साथ लेके चलते हैं। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ऑब्वियस जो प्रॉब्लम आदमी जनरली बोलता है वो ये कि एक सिक्लिकल असेट है, जिसका मतलब हर साल सेम परसेंटेज ऑफ रिटर्न नहीं देगा। तो 2-3 साल अच्छा रिटर्न देगा, कुछ टाइम पे नहीं देगा, साइकिल में वो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया, बड़ा चंक में इन्वेस्टमेंट होगा, जिसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा आ गया या लाख रुपये एक्स्ट्रा आ गया, आई कैन गो एंड इन्वेस्ट। आई नीड बिगर मनी टू बी इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट। एंड द थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिक्विड एसेट। जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, मार्केट इज नॉट डूइंग गुड, 5% डाउन है, मैं फिर भी आज बेच सकता हूँ। बट शायद रियल एस्टेट में वो जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं रह सकती जैसे स्टॉक मार्केट में। जब मैं चाहूँ, जब मैं एग्जिट नहीं कर सकता, जब मैं चाहूँ तब एग्जिट शायद ना कर पाऊँ, शायद जरूरी नहीं है। तो बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ये रिस्क है, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड्स भी वैसे है। दिस इज द ओनली असेट विच इज स्केर्स। यस, हम लोगों ने देखा डायमंड को बहुत ज्यादा ये बोल के बेचा जा रहा था कि ये रियल डायमंड इज अ स्केर्स थिंग, बट देयर इज समथिंग एल्स दैट हैज टेकन ओवर, राइट? यस।
तो सेम वे आप मेटल्स में भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि मेटल का यूसेज मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल वेज से उसके ऑल्टरनेट्स आ सकते हैं, स्टॉक मार्केट के अपने रिस्क हो सकते हैं, बट रियल एस्टेट इज थॉट टू बी द मोस्ट स्केर्स असेट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट ह्यूमन कैन नॉट डबल. It can do it in the form of a higher FAR, vertical चले जाओ और ये कर लो वो कर लो, but at the end of the day it's a scarce resource. तो अभी जैसे कोई एक नया इन्वेस्टर है या कोई फर्स्ट टाइम एंड यूजर है, उसके पर्सपेक्टिव में वो उसको कैसे पता लगे कि उसे कहाँ जाना चाहिए? भाई उसके लिए स्टॉक मार्केट भी अवेलेबल है, मेटल्स भी अवेलेबल है, डेट फंड्स भी अवेलेबल है, रियल एस्टेट भी अवेलेबल है. और हिंदुस्तान में हमेशा से चलता है कि भाई ये पहला घर तो अपना जरूर लेना चाहिए, इसके बाद इन्वेस्टिंग के लिए भी रियल एस्टेट लेना चाहिए. तो वो कंफ्यूज जर्नी हो जाती है उसके एक नए इन्वेस्टर के लिए, नए यूजर के लिए. आपका अपना क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आप उसको गाइड करेंगे कि उसको किस तरह से सोचना चाहिए कि वो एक अच्छा डिसीजन पे जाएंगे? बिल्कुल बढ़िया. तो देखिए दो अलग अलग पर्सपेक्ट है एक इन्वेस्टर के. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि जब कोई घर खरीदने जा रहा है तो क्या वो अपने लिए खरीदने जा रहे हैं या वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदने जा रहा है. मुझे लगता है कि जब मैं when I am the first buyer, in most of the cases I would be buying it for my consumption. तो सर मेरा फिर इस पर एक सवाल है, जैसे कोई न्यू इन्वेस्टर है या पहला घर खरीदने निकला है, उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती है. रियल एस्टेट है, वो डेट फंड में जा सकता है, वो स्टॉक्स बाय कर सकता है, वो मेटल बाय कर सकता है. वो अपने आप को किस तरह से गाइड करेगी एक अच्छी डिसीजन पर जाए? उसे क्या क्या वो गाइड पॉइंट होने चाहिए, किस तरह से वो अपने डिसीजन को अच्छा बना सकता है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर पहला डिसीजन गलत हो गया तो हमेशा के लिए उसका मोटिवेशन, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. तो आप उसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या ऐसे पॉइंटर देना चाहेंगे कि वो एक अच्छे डिसीजन? So first of all, let's be clear कि real estate investor, anybody who's buying the first home or first real estate, I would say mostly वही खरीद रहा होता है. वो majority of cases में वो अपने लिए घर खरीदता है. You can say that okay, I'm buying a house now और 4 साल बाद में मिल जाएगा, I'll stay there. So first of all, let's just be clear कि घर या रियल एस्टेट, स्पेसिफिकली घर, आदमी दो अलग अलग कारणों से खरीद सकता है. वन इज फॉर द कंजम्पशन पर्पस, जहाँ उसका इंटेंट है कि मैं इस घर को अल्टीमेटली कंज्यूम करूंगा और यूज करूंगा. सेकंड इज वेयर यू आर बाइंग द रियल एस्टेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, व्हिच मींस दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बना के दे, चाहे तो कैपिटल गेन की फॉर्म में, चाहे तो रेंटल इनकम. राइट. तो जब कंजम्पशन की बात आती है तो थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है वर्सेस जब आप इन्वेस्टमेंट या प्योर इन्वेस्टमेंट देखते हैं. राइट. आई बिलीव कि आज की डेट में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने जब आदमी निकलता है तो वो अपनी कंजम्पशन को देखता है, और अगर आप कंजम्पशन देख रहे हैं तो आपके सारे डिसीजन जो हैं वो इसी पे डिपेंडेंट होने चाहिए. इज द बिल्डर सम, जो कि वो क्वालिटी देता है जिस क्वालिटी में मुझे रहना, घर का साइज वो है जो मुझे चाहिए, लोकेशन मेरे से मिलती है वो उतना उसकी वैल्यू है जितना मैं अपनी पॉकेट से पे कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग डेट फॉर दैट मैटर. बट मैं ओवरबोर्ड नहीं जा रहा हूँ. राइट. एट द सेम वे गोज की एग्जीक्यूशन रिस्क. रियल एस्टेट में वन ऑफ द रीजन वाई बहुत सारे लोग रियल एस्टेट से बचते हैं वो इस वजह से, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई एग्जीक्यूशन रिस्क जो आप कहीं ना कहीं ये बिल्डर के ऊपर लेते हैं. और क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस है तो साइकिल में कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिले होने का स्कोप बढ़ जाता है, चाहे तो गवर्नमेंट की वजह से, चाहे कैश फ्लो की वजह से, चाहे इंटरेस्ट साइकिल नेगेटिव होने की वजह से. राइट. तो इफ आई एम द फर्स्ट टाइम बायर और एनी फर्स्ट टाइम बायर टॉकिंग टू यू, आई गेस द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड वांट हिम टू नो इज कि क्या वो रेडी है जो भी टिकट का चेक साइज कट करना है उसके लिए. कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लीवरेज सोच के उस घर को खरीद रहा है, ये सोच के कि घर को प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर नहीं बढ़ा तो वो नहीं मैनेज कर. सेम में क्या उसने अपना एग्जीक्यूशन रिस्क को अच्छे से इवैल्यूएट कर लिया है. राइट. सो अगर आप जनरली देखें वेयर वी आर सेइंग दैट इंडिया एज अ स्टोरी इज ग्रोइंग, हम जनरली एक एक्सपेक्टेशन है टॉप डाउन एनालिसिस में जहाँ पर हम बोलते हैं दैट इंडिया का जीडीपी मल्टीपल फोल्ड ग्रो होने वाला है अभी कुछ सालों में, और अगर ऐसा है तो रियल एस्टेट इज समथिंग दैट हैज टू ग्रो. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम जो रिस्क्स हैं अगर वो आपने आज इवैल्यूएट अच्छे से किए तो चांसेस ऑफ यू मिसिंग ऑन इट इज लो. ग्रीडीनेस इज द कोर ऑफ इट. यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी दैट मिस सेलिंग हो रही होती है. उस मिस सेलिंग का कारण ही होता है दैट एज अ बायर आई एम ग्रीडी. अगर मुझे आपको बोलता है कि गो इन्वेस्ट 20% इन इट, 6 महीना रुको, यू विल एंड अप मेकिंग 50% प्रॉफिट इन इट, इट इज माय ग्रीड व्हिच इज
probably उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव obviously yes exactly तो आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है बट एज अ बायर मैं क्या रिस्क ले सकता हूँ आई थिंक दैट इज द कोर ऑफ इट गोज इन रियल एस्टेट इट गोज इन स्टॉक्स इट गोज इन एनीवे मतलब बेसिक इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल है दैट यू नो मैं कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उस पे क्या रिस्क है और उसके अकॉर्डिंगली मैं रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता हूँ हाई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो हाई रिस्क के साथ साथ राइट तो जो मार्केटिंग का एक फोमो क्रिएट किया जाता है उसमें ना जाके एक लॉजिकल थिंकिंग पर जाए कि भाई मेरी भूख कितनी है और मैं कितना बेयर कर सकता यस एनालिसिस इसको लिंक करते हैं स्टॉक मार्केट के साथ में अगर आप देखें जब स्टॉक मार्केट ग्रो करती है तो वहां पर भी आपको बहुत सारे बिजनेसेस मशरूम होते दिखते हैं जो कि इसी ग्रिड पे खेलते हैं ट्रेडिंग टिप्स आपके सामने आ रही होती हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम चैनल्स पे देयर आर ट्रेडिंग टिप्स जो आ रही होती है मुझे लगता है इट इज एग्जैक्टली द सेम वे जो रियल एस्टेट में आप रिस्क बता रहे हैं अ स्मार्ट इन्वेस्टर इज वन जिसको पता है कि मैं किस में जा रहा हूँ व्हाट इज द रिस्क दैट आई एम टेकिंग राइट तो हर वो एसेट क्लास जो बहुत क्विकली ग्रो कर रहा है जिसका साइज बहुत बड़ा है जहां मार्केट पार्टिसिपेंट नए आते जा रहे हैं वहां ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क राइट so as an investor somebody has to take a back step and think कि इसमें रिस्क क्या है मुझे लगता है as soon as you start thinking about it obviously उसमें रिस्क जब रिस्क इवैल्यूएशन होता है तो कुछ माइंडसेट ऐसा भी हो जाता है कि मैं सिर्फ रिस्क पे ध्यान दूंगा प्रॉफिट नहीं देखूंगा so it's a good balance ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड दैट वन हैज टू डू अच्छा अगर अब मैं कुछ गवर्नमेंट टैक्सेशन की बात करूं जैसे जीएसटी इम्पोज हुआ तो जीएसटी का कैसा आपको लगा रियल एस्टेट ने वेलकम किया या बेनिफिशियल रहा है ये नुकसान करेगा मतलब आपका क्या व्यू है जीएसटी का रियल एस्टेट के साथ अगर मैं इन करूँ So GST has been there for good 6.5 years. Yes. So I guess it's all settled. I would say कि see pre-GST real estate में क्या होता था? There was a VAT department which was saying that every apartment that you are selling a product and hence VAT लगेगा. And then there was a service tax department which was saying that see आप construction as a service बेच रहे हो. जी. Right? And hence service tax लगेगा. So there was a lot of confusion. To me GST ने क्या किया उसे at least confusion को settle कर दिया है. Okay? If it is a completed property, ये immovable property है, कोई taxation नहीं है. If it is under construction, pay a token 5% on it, and then you are free, right? Construction flat tax rate है, credit लीजिए, tax pay कीजिए. मुझे लगता है that over a longer period of time, economy में सबसे ज़्यादा value clarity की transparency की होती है, जी, which probably GST has been able to break. राइट विच मीन्स कि जितना ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है उतना मुश्किल होता है मार्केट पार्टिसिपेंट को उस पर एमिशन लेने तो लार्जर एक्सटेंट जीएसटी ने उससे क्लियर किया एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसर्न ओके बियॉन्ड दैट आई you say that real estate has grown since then from that matter. Yeah, after GST it's growing regularly growing. Exactly, it is always grown. मुझे लगता है it is more closer to being a known event for real estate as an industry. Part of it is good because anything which is translated is understood for the कैपिटल गेन को लेकर काफी डिस्कशन होता है ये रियल एस्टेट के साथ ये तो कैपिटल गेन तो हमेशा से था है और रहने वाला है अभी कुछ इंडेक्सेशन पॉलिसीज भी चेंज हुई उस चेंज को आप किस तरह से देखते हैं आगे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं कैपिटल गेन से यूजुअली लोग काफी डरते भी हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करें कि कैपिटल गेन किस तरह से हेल्पफुल है और इसके जो नए इंडेक्सेशन पॉलिसी है उसको आप कैसे इवेंट करेंगे तो पहली बात ये कि रियल एस्टेट और कैपिटल गेन नहीं इनकम के साथ टैक्स साथ आता है इनकम दो तरीके की रेगुलर इनकम पे नॉर्मल टैक्स पे कर दो किसी भी इन्वेस्टमेंट पे इनकम आती है तो कैपिटल गेन टैक्स पे कर कैपिटल गेन टैक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कहती है जितना लॉन्ग टर्म रखो मैं उतना बेनिफिट देती विच मीन्स की लॉन्ग टर्म पे टैक्स कम शॉर्ट टर्म पे टैक्स ज़्यादा इट्स अ वेरी बेसिक टैक्सेशन प्रिंसिपल अब बात आती है कि कुछ चेंज हुआ ये कि जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता था वो खत्म हो गया ना पहले बहुत बेसिकली समझने इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या था इन्फ्लेशन होता है जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू हर साल कुछ कम होती रहती है जिसका मतलब ये कि असेट की वैल्यू उतनी बढ़ जानी चाहिए थी तो गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली क्या कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल आपने जो असेट में इन्वेस्ट किया हुआ था रियल एस्टेट का केस ले रहे हैं तो उसमें कुछ वैल्यू बढ़ी होगी इसकी वजह से हम आपको इन्फ्लेशन के नाम का एक बेनिफिट देते हैं विच इज
विच वॉज क्लोजर टू 4 to 7% पर annum. Okay. उसके अगेंस्ट टैक्स रेट था 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का. अब बोला कि टैक्सेशन हटा देते हैं, हम फ्लैट टैक्स रेट लगा देंगे आप पे 1.5%. और अब आप एट पार आ गए हो किससे? स्टॉक मार्केट. तो इफ आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, आई एम इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज, टैक्स मेरा लॉन्ग टर्म सेम आता है. लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन डिफरेंट है, वो एक अलग कहानी है, बट लॉन्ग टर्म में मेरे को टैक्स जो है वो सेम देना पड़ता है. नंबर 1. Okay. नंबर 2, इज कैपिटल गेन गुड और बैड फॉर यू? देखिए, मैंने बोला इनकम पे टैक्स हर किसी को देना है. शॉर्ट टर्म पे टैक्स ज्यादा देते हो, लॉन्ग टर्म में टैक्स कम दे. तो जितना लॉन्ग टर्म में कम पे होता है उतना अच्छा. इन जनरल अगर आपने 12.5% का टैक्स पे करके इनकम अर्न करनी है तो इससे लो टैक्स कहाँ मिले? हाँ, कैपिटल गेन के थ्रू आप जल्दी एसेट मिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने 12.5% टैक्स है लॉन्ग टर्म में. दैट और इंडिविजुअल टैक्स में जाएंगे तो 12.5% का टैक्स इज द लोएस्ट दैट यू कैन हैव. एक्चुअली फॉर दैट मैटर यू शुड लव कैपिटल गेन. वन शुड सी कि मैं कैसे कैपिटल गेन से और रियल एस्टेट में कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का क्या डेफिनेशन है? 3 years, 2 and 3 years is the tenure कि 3 साल के ज्यादा मैंने इसको रखा तो लॉन्ग टर्म, तो मैं क्या लॉन्ग टर्म रखूंगा, जो स्टॉक के केस में 1 year हो जाता है. तो दैट्स अ डिफरेंस. बट आई बिलीव कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, if you look at the intention of the government, it is more about bringing all of them at par. Okay. एक क्वेश्चन बहुत आता है हमारे NRI बायर की तरफ से. मैंने भी पिछले काफी टाइम से इस क्वेश्चन को काफी देखा है, समझा है. लोअर टैक्स डिडक्शंस आर डिफिकल्ट. ये कितना मुश्किल है या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्योंकि एवरी NRI बायर स्ट्रगल विद दैट. तो इसके बारे में भी थोड़ा आप हमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या. जी. एक नॉन रेजिडेंट इंडियन जब कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो एक रेजिडेंट इंडियन जो बायर है उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का एक रूल है. वो कहता है कि भैया आप इसके ऊपर TDS काटें. जी. हालांकि वो TDS हर किसी के पे कटता है, बट अगर आप रेजिडेंट से खरीद रहे हो तो 1% TDS काट लोगे. बट अगर आप नॉन रेजिडेंट से खरीद रहे हो तो वो टैक्स रेट जो होता है वो फुल टैक्स रेट आता है, मैक्सिमम. मैक्सिमम. तो मान लीजिए अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जी होता है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी 5 साल 10 साल पुरानी करी जी, ठीक, तो मुझे 20% TDS काटना है, प्लस सरचार्ज प्लस सेस जो भी लगता है. तब अब बात ही आती है कि 20% किस पे? कैपिटल गेन पे, कि 20% वैल्यू. तो होता क्या है, नॉन रेजिडेंट के केस में लॉ कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि जो कैपिटल जो टैक्स लगेगा वो टोटल सेल्स वैल्यू के ऊपर 20% का TDS कट जाएगा. हालांकि वो टैक्स नहीं है, बट होता क्या है कि TDS की वैल्यू कितनी आती है? 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो अगर आपने एक प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, फ्लैट 20% प्लस प्लस आपका TDS के नाम पे कटा. वो अब आपको रिटर्न फाइल करके और फिर क्लेम बैक इनकम. And it takes, I think, more than what. It will take time. It will take its own free time, right? Because आप ईयर एंड पे जाके रिटर्न फाइल करेंगे और फिर आएगा. जी. Now, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा तो होगा नहीं कि मैं अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो मैंने 1 करोड़ में खरीदा होगा, मैंने कुछ भी नहीं दिया होगा, राइट? मेरा तो क्या कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन भी हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हुआ होगा. इसलिए एक नॉन रेजिडेंट बोलता है कि देखिए कि आप उतना टैक्स काट लो जितना टैक्स बनता है. अब इसके लिए एक प्रोसेस आता है जहां पर आप एज अ बायर के पास अगर एक सर्टिफिकेट आ जाता है फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेइंग कि ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं इतना टैक्स पे कर दीजिए, तो आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, आप अपना जो इनकम टैक्स का TDS रूल है उससे कंप्लाई. तो बायर बोलता है कि या तो मैं 20% पूरा काटूं या मुझे आप सर्टिफिकेट ला के दे दो. समझे? इस सर्टिफिकेट का नाम है लोअर TDS डिडक्शन. जी. जिसका मतलब ये हुआ कि एज अ सेलर एक NRI अपनी एक कैलकुलेशन बनाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑनलाइन सबमिट करे, वो वेरीफाई करें, वेट करें और वो उसके बेसिस पे एक सर्टिफिकेट इशू कर दें जो कि बायर के नाम पे हो. ओके. और कंफर्म कर दें कि जी आप 20 नहीं 10% TDS काटें या 20 नहीं 5%. बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी क्या इंटेंट है, दे ऑल्सो वांट टू जस्ट ऑल दे वांट टू सी इज दैट जितना टैक्स बनता है उतना आपने पे कर दिया. उनका कोई इंटेंशन नहीं है बियॉन्ड लेने का, बिकॉज उनके लिए भी प्रोसेस बढ़ता है, राइट? सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड कि लोअर TDS डिडक्शन क्या है. अब उसका प्रोसेस क्या है? आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करें. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशन लिए जाएंगे, आपकी टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी और एक पर्टिकुलर फॉर्म में वो सबमिशन हो जाएगा विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट.
और एक कितना टाइम पूरा प्रोसेस अभी ऑनलाइन हो गया है, जिसके अंदर आपका टैक्स कंसल्टेंट डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कैसा है, 1 to 2 वीक्स से लेकर 3 to 4 वीक्स के अंदर मोस्टली आप लोअर डिटेल डिडक्शन सर्टिफिकेट अपना ले पाते हैं। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अप फ्रंट। आपके बायर जो है उनका टैन नंबर है, पैन नंबर है, आपका पैन नंबर है, आपका अग्रीमेंट है, आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके डॉक्यूमेंट, इफ यू हैव नो दैट अवेलेबल, आपका टैक्स कंसल्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद इन 2 to 3 वीक्स आपको सर्टिफिकेट ला के देते। और इसमें फीस कितनी इन्वॉल्व होती है? कुछ काफी बड़ी अमाउंट है या गवर्नमेंट फीस का सच कुछ नहीं होती है। आप कंसल्टेंट जो काम कर रहे हैं और क्या कॉम्प्लेक्सिटी का उतना एक प्रोफेशनल फी हो जो प्रोफेशनल फी है। तो अक्सर कहा जाता है प्रॉपर्टी में जब खरीदने जाते हैं तो महंगी होती है, बेचने जाते हैं तो सस्ती होती है। तो इंडियन इकोनॉमी में आप अगले 5 साल 10 सालों में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने एक रियल एस्टेट को काफी समय से फॉलो किया है, आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से मार्केट जाना चाहिए, मूव करना चाहिए, ताकि हमारे नए इन्वेस्टर्स को समझ में आए कि उन्हें कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, स्ट्रेटेजी हो गई कसमी। देखिए 2-3 अलग अलग तरीके हैं जैसे मैं इस चीज़ को देखता हूँ। पहला ये जैसे हमने पहले बात किया कि रियल एस्टेट इज अ स्केर्स रिसोर्स टू राइट एंड हेल्स इसकी वैल्यू एक होना लॉन्ग टर्म में मुश्किल है, स्पेसिफिकली वहाँ जहाँ पर ग्रोइंग है वहाँ। हैविंग सेड दैट रियल एस्टेट की वैल्यू भी जो है वो पैचेस में बहुत ज़्यादा वेराई करती है। जैसे हम गुड़गांव में बैठे हैं जी, तो गुड़गांव में जो वैल्यूएशन है वो शायद एक्सट्रीमली हाई होगा वर्सेस 100 किलोमीटर आगे अपन राजस्थान चले जाए। ट्रू राइट। तो 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है बहुत मैटर करेगी वो ये कि इकोनॉमी एज अ होल कैसा काम करती है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस आर वेरी होपफुल कि इकोनॉमी अच्छे चलती रहेगी एंड वी ग्रो मल्टीपल फ्रंट्स। तो हम कितनी नई सिटीज़ या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, रियल एस्टेट का रियल वैल्यू जो आता है वो लोकेशन की अपग्रेडेशन से आता है। मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सेम असेट सेम लोकेशन को गुड़गांव के सोना रोड को आज से 20 साल पहले देखें और आज देखें तो आप देखेंगे कि पूरा लोकेशन अपग्रेड हो गया। तो 20 साल पहले आदमी यहाँ नहीं रहना चाहता था, आज और वापस रहेंगे सिटी सेंटर हो गया राइट। तो लोकेशन जब अपग्रेड होती है तो एक आउटस्कर्ट जो है वो एसबीडी या सीबीडी में कन्वर्ट हो जाता है राइट एंड हेल्प्स यू एंड अप क्रिएटिंग वैल्यू। तो फर्स्ट इज जनरल इकोनॉमी कैसा काम कर रही है, सेकेंड इज जिस लोकेशन पे आप बैठे हैं वहाँ की लोकल इकोनॉमी कैसा काम कर रही है, वहाँ लोकेशन कैसी अपग्रेड हो रही है जी। एंड नंबर 3 आपका पड़ोसी कहना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वाइल जनरली रियल एस्टेट में यू सी पीपल सेइंग everything, location is everything, all that sells is location, location, location. I somehow feel that all that sells is neighborhood. Okay. So if I am an investor and I am looking at a property जिसका पड़ोस में एक celebrity आ रहा है, I don't think I need to look at anything else apart from the basic things. Basically system fusion हो जाए, but if you are having a good neighbor around you, if the neighborhood is good, the property and will end up giving you a very good. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सामने हमने की प्रॉपर्टीज और मल्टीफोल्ड का वर्क करना होता है। एग्जैक्टली। और ऐसा हर मेट्रो सिटीज में भी देखा गया, टीयर 2 टीयर 3 में भी देखा। आप करीब हर बड़े सिटी के अंदर आप लोकेशन देखेंगे जहाँ पर लोकेशन ऑन पेपर बिना लोकेशन प्रॉपर्टी को देखे आप फॉर श्योर बोलेंगे कि अच्छी नहीं है। Something which is very close to crematorium might be selling at a premium primarily because neighborhood ऐसा बना है। तो ये नया इंसाइट है कि नेबरहुड पर लोकेशन से ज़्यादा अगर हम फोकस करें तो उसके अप्रिसिएशन के चांसेस काफ़ी बेटर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। गुड़गांव is now become famous for selling apartments for 100 crores. It's not the real estate, it is a neighborhood that is getting some. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे मान लीजिए अपकमिंग डेस्टिनेशंस है, फॉर एग्जांपल जेवर इन दिनों टॉपिक ऑफ द टाउन है, इस तरह के एरियाज में जाने का आपको क्या लगता है, जाना चाहिए सब लोगों को? मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि रियल एस्टेट में एक बड़ा जो फैक्टर होता है वो लोकेशन की अपग्रेडेशन का आता है जी। एक जगह है जो आज जंगल है राइट, अगर मुझे पता है कि अभी 5 साल बाद वहाँ जनता जाके रह रही होगी या वहाँ ऑफिस होंगे तो फॉर श्योर बिकॉज लोकेशन अपग्रेड हो गई। एक लोकेशन जो कि आउटस्कर्ट्स, और ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपने बताया, बिकॉज देयर इज अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज कम, इकोनॉमी बन जाएगा। अगर वहाँ इकोनॉमी बन रही है तो लोग आएंगे, पैसे आएंगे तो प्रॉपर्टी भी वैसी। ऑल दैट मैटर्स देन इज कैसे लोग आए राइट। इफ इट इज बिकमिंग अ प्लेस जहाँ पर who's who of the world are coming,
it will be super premium and is super expensive. If it is a place जहाँ पर a lot of construction, not construction, but a lot of manufacturing is gonna happen, and has a lot of blue collar jobs are gonna be created, then probably आपकी valuation gets zero, right? So first is ये जगह किस काम की है, second is को कौन यूज कर रहा है. अगर मैं इन दोनों को लिंक करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे पता है कि वहाँ पर वैल्यू कैसी खरीद. अब एक नया वर्टिकल गुड़गांव के या पूरे पैन इंडिया में जो चल रहा है, डेस्टिनेशन होम्स, सेकंड होम्स, वेकेशन होम्स, इनको आप किस तरह से देखते हैं? इंडिया इकोनॉमी में ना हो क्या रहा है, दैट देयर इज टॉप 1.5-2% जितना जिसने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है. एंड इफ यू लुक एट क्लोजली, मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय पर्सनल व्यू, इकोनॉमी के सारे बड़े इंडिकेटर्स जो हैं वो वही जनता चला रही है. That now these are people who are earning upwards of say 50 lakh rupees per annum, who has net worth of more than 2-3 crore rupees, right? People who have their own homes and now have more disposable income, वो कहाँ जाएगा? अभी हमने बात किया, where would you invest? Where would you end up investing? So stock market में invest करेंगे, it will grow, but how would you consume it? So probably this is where ये जो second homes वाला जो concept है, that works beautifully because there is a ticket size of say 1 crore rupee or less. Disposable income जिसकी ज़्यादा है उसके पास access available है. Now he's saying मेरे पास तो पैसा है, मैं उसको invest करता हूँ, investment तो grow करेगी, but I am able to consume it as well. So real estate का real मजा ही वहाँ है. When you say I have invested my money, it is growing, but I am able to consume it as well. Yeah, great. Right? And if you are consuming it, it is going beyond that. You are able to showcase it as well. Yes. There are some trophy assets that you want. Yeah, it's a matter of pride also. It's a matter of pride, right? So trophy asset वाला जो process है जो concept है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है मेरे पास, right? और जो आपने example दिया second homes, मुझे लगता है it is primarily coming in because the disposable income of the top of the pyramid in India is bursting. They have less money in it. They are very aspirational, and when it comes to aspirations, second homes actually add fuel that aspiration further, right? If I am having a second home at a place की exotic है, I'm sure it'll come to you as well, where you're also saying yeah, I'm chip chap, right? एक बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आप क्या लेना चाहिए इन्वेस्टिंग. घर हो गया उनका अपना, लेट्स से उन्होंने अपना घर बना लिया, अब इन्वेस्टमेंट के लिए दे वांट टू गो इन रियल एस्टेट. बहुत से वर्टिकल लैंड है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल अगेन, इंस्टीट्यूशनल लैंड्स हैं, या फिर कोई अपना ये इंडस्ट्रियल लैंड है. इसको आप किस तरह से करेंगे कि भाई लेवल 1, 2, 3, 4, 5, या ये इंडिविजुअल चॉइस है कि कौन कितना जैसा? मुझे लगता है इट इज individual choice and individual situation. For example, आपने बोला warehouse. Amount of money to be invested into a warehouse is significantly different from probably buying a small office space. Yes. Then मेरा अपना situation, how much money am I willing to invest? What kind of risk am I willing to take? What kind of returns am I happy with? You would see investors जो बोलेंगे यार 6% का fixed return घर पे आ जाए and I'm more than happy. And then there'll be somebody who says 6% doesn't matter. मुझे हर महीने चाहिए ही नहीं, मुझे तो कैपिटल वैल्यू का ग्रोथ दे दो, राइट? तो मुझे लगता है कि ये भी अल्टीमेटली एक सिंपल मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है, जहाँ पर आप बात करते हैं हाउ मच मनी एम आई विलिंग टू इन्वेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क एम आई विलिंग टू टेक, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड एम आई लुकिंग एट, राइट? ये तीन चीज़ों का मिक्स पे आप देखोगे कि पीपल वुड से दैट मुझे तो रेंटल चाहिए. एंड आई एम श्योर आपने अपने एग्जाम्पल भी बहुत बार अपनी लाइफ में देखा होगा जहाँ पर इन्वेस्टर बहुत क्लियर है, मुझे खरीदना ही रेंटल अच्छा है, एंड देन देयर इज समबडी एल्स हु सेज मुझे रेंटल लेना ही नहीं, मुझे आप लैंड दिलाओ, कैपिटल प्रिपरेशन, राइट? देन देयर बी पीपल हु वुड से मुझे लेवरेज खेलना है, मतलब ये कि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लूंगा, वो शायद 2 करोड़ रुपए की होगी, मैं 40 लाख रुपए अभी दूंगा, बाकी का पैसा ओवर पीरियड ऑफ टाइम देना है, इतना मेरा बैंक में मेरा लोन होगा. आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे पता है कि लोन रीपे करने की कैपेसिटी है, बट क्योंकि मैंने डाला ही 40 लाख है, इस पे 40 लाख कमाया तो मेरी 100% रिटर्न आ गया. देयर इज समबडी हु इज विलिंग टू प्ले लीवरेज, एंड देन देयर विल बी समबडी एल्स हु से नो, एग्जीक्यूशन रिस्क है, मुझे तो अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ही नहीं है, मुझे तो रेवेन्यू मूव इट फ्रंटी एरिया या एग्रीकल्चर में लेके, राइट? एंड देन देयर विल बी समबडी हु विल कम अप एंड से यार ये सब चीजें मैटर नहीं करती, अपार्टमेंट लॉन्ग टर्म कोई वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, बिकॉज जैसे जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन पीरियड पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी खुद. And as I'm willing to buy a land gives me the peace. So मुझे लगता है it is very individualistic. It is very situation specific. And
generally you would see within real estate there will be multiple type of investors जो invest कर रहे हैं. वो जो हाई रिस्क पे खेलना चाहते हैं लीवरेज लेके, वो जो कि कहते हैं हमें रिस्क ही नहीं लेना. अब ये मैं रियल एस्टेट में बैठना चाहता हूँ बट मैं रिस्क कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि भाई सामने वाले की इंडिविजुअल चॉइस क्या है. इंडिविजुअल चॉइस. और हम फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी सिचुएशन उसकी सिचुएशन राइट. एक बहुत अजीब सा ट्रेंड देख रहे हैं इन दिनों. जैसे पहले लोग होते थे वो कहते थे कि भाई घर लेना ही है, और एक पूरी जनरेशन है जो ये कहती है कि घर लेना ही क्यों है. तो इस चीज़ को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? मतलब ये जनरेशनल बिहेवियर चेंज है या कुछ एजुकेशन स्किल्स की कमी है? इसको थोड़ा सा आप एक बार बताइए सभी दर्शक. इंटरेस्टिंग. सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा मेरा व्यू क्या है. मैं एक बार दोनों पार्ट्स टच करता हूँ. ये दोनों साइड से आदमी क्या सोच के बोलता हूँ. हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट वेन्यूज में स्टॉक मार्केट नहीं था. एक मिड इनकम फैमिली के पास इन्वेस्टमेंट क्या होता था? वो एफडी में पैसा रखता था. पूरा उसका फोकस होता था कि मैं अपना घर ले लूँ. अगर आपने पुराने टाइम पे होता हो कि अपना मकान और अपना घर हो गया तो इसका मतलब उस आदमी की टेंशन खत्म हो. राइट, सेटल. यही बताया जाता था कि अपनी दुकान और अपना मकान हो गया. राइट. तो वन इज कि हम जहाँ से उठ के आए हैं, जहाँ से हम शुरुआत किया है, वहां पर मकान एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी. इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड कि आप अपने घर में रह रहे हैं. इनसिक्योरिटीज. एग्जैक्टली. बट जैसे जैसे इंक्रीमेंटली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आदमी मिडिल क्लास से और अपर मिडिल क्लास या एचएनआई की तरफ मूव होता गया, घर पर से एक रिक्वायरमेंट से बियॉन्ड हो गया. बिकॉज आप बोलते हो फर्क नहीं पड़ता, घर क्यों चाहिए, घर कंज्यूम करना है. क्यों? क्योंकि रहना है. और वो किस रेट पे हो रहा है? 2% पे. यस, 2% का रेंटल इनकम है. तो अगर मेरे को बैंक में 8% कमाई मिलती है, 7 से 8% कमाई मिलती है, रादर 6 से 7% मान के चलते हैं अभी, या स्टॉक मार्केट 12 से 15% कमा के देती है और मैं उस पैसे को घर में लगा देता हूँ, उसके अगेंस्ट सिर्फ 2% का रेंटल इनकम कमाता हूँ, तो मैं क्यों कमाऊँ उसको? ये एक वन थॉट प्रोसेस है. आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड. जहाँ पर आदमी बोलता है कि रेंटल इनकम 2% है, प्रोबेबली 7-8% से ग्रो कर जाएगा क्योंकि इकोनॉमी 7-8% से ग्रो कर रही है, तो मैं टोटल 10% कमाऊंगा. और उसको कंपेयर करता हूँ अगर स्टॉक मार्केट से, तो 12-15% के आसपास ग्रो करेगी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. एंड हैज इट मेक्स मोर सेंस कि मैं उस पैसे को ग्रो करूँ. जबरदस्ती मैं लोन के चक्कर में ना फंसो, मैं फ्री रहूँ. राइट. तो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. और मैथमेटिकली जब आप इस चीज को देखते हैं तो आप वो आर्गुमेंट को बहुत सेंसिबल मानते हैं. राइट. हालांकि उसका जो दूसरा एंगल वो ये भी है कि रियल एस्टेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट हैज एन इमोशन दैट गेट्स अटैच्ड टू इट. राइट. एंड यू कैन सी दैट विद मोस्ट ऑफ द पीपल. जो आदमी आपके साथ ये बात कर भी रहे हैं कि इट इज नॉट अ वाइज फाइनेंशियल डिसीजन, फॉर वन और द अदर रीजन एट सम पॉइंट इन टाइम यू वुड वांट टू से कि यार आई माइट हैव टू बाय. राइट. ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं जो 10 साल पहले कहते थे कि घर लेना नहीं है, 10 साल बाद जो घर ले रहे हैं. एग्जैक्टली. कैपेक्स भी अपने पूरा रोल प्ले करते हैं. एग्जैक्टली. उसके मल्टीपल रीजंस. वन इज यू आर नॉट कनेक्टेड टू द लोन. आई एम टेलिंग यू दैट इट्स एन इमोशनल डिसीजन, यू आर नॉट कनेक्टेड टू द लोन. एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया. बोले कि यार प्रॉब्लम इज कि आई वांट स्टेबिलिटी and hence I want to stay in the same locality for a very long period of time. Why? Because I want to give my kids the same neighborhood for a long period. मुझे वो confusion उसके mind में नहीं चाहिए कि अच्छा कल आज मैं इस सोसाइटी में रह रहा हूँ, कल मैं वहाँ मूव हो जाऊँगा. Right? And hence that's the reason for me. I'm not saying that's a right or a wrong way, wrong thought process, but there are different thought processes that come along. People say that till the time I'm living in a rented house, I do not feel like I'm spending lot of money on it. People feel like कि कब तक आप you will keep on shifting. People feel like that I need a place or a space जो कि मैं अपना बोल रहा हूँ towards specifically retirement age, जब मुझे पता है कि मेरी future income कम हो जाएगी. And hence there are one ways जहाँ पर आदमी बोलता है कि नहीं यार financially doesn't make sense, it just doesn't make sense on an Excel sheet. But on the other hand, you see that during this period we have seen real estate has grown pretty fast. Cities के अंदर specifically real estate cost has crossed the roof. It is just not Mumbai. हर मेजर सिटी में रेंटल भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है. आपकी रेंटल भी सेम तरीके से ग्रो करती है. तो होता क्या है कि जब आप साइलों में अगर एक नंबर को देखते हो तो शायद
इस नंबर को प्रूव करना आसान होता है कि यू कैन लिव विदाउट रियल एस्टेट, बट अगर आप उसको ओवरऑल देखेंगे तो अगर हर आदमी ये बोलने लगे कि मुझे रेंट पे रहना है और मुझे घर नहीं खरीदना, तो शायद ये रेंटल यील्ड भी 2 से 6% बच जाए। बिल्कुल। Right. तो एक अलग इन्वेस्टर ग्रुप होगा जो रियल एस्टेट खरीद रहे होंगे और आप हमेशा रेंट उसको ग्लोबली आप देखेंगे दैट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी रेंटल यील्ड जनरेट करके देता है स्पेसिफिक इकोनॉमीज, राइट। तो इट्स अल्टीमेटली द बैलेंस, व्हाई, बिकॉज मेजॉरिटी जनता अगर खरीद लेती है तो रेंटल यील्ड लो है। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, जहाँ पर मैं बोलता हूँ एवरीबडी इज विलिंग टू बाय टू टेक अ होम ऑन रेंट, शायद ये रेंटल यील्ड 2% ना रहे। एक चीज इसमें ऐड करना जरूरी है, जब हम 2% रेंटल यील्ड देखते हैं, हम कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एवरेज अप्रिसिएशन जो है उसको मिस कर देते हैं। तो अब लॉन्ग टर्म एवरेज अप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो देयर बी सम स्मॉल डिफरेंस हियर एंड देयर, टाइम पीरियड में कब एंट्री और कब एग्जिट कर रहे हो आप वर्सेस अदर एसेट क्लास, बट आई डोंट थिंक इट इज ऑलवेज द केस कि रियल एस्टेट आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ। मोस्ट ऑफ द केसेस हमेशा ये ओवर परफॉर्म भी करता है अनटिल अनलेस आपकी बाई कोई बिल्कुल गलत ना हो। एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने बताया, अल्टीमेटली आप कहाँ, किस सिटी में, किस लोकेशन में घर खरीद रहे हैं और वहाँ की जो लोकल डेमोग्राफीज है वो कैसे काम कर रही है, आई गेस वो बहुत बड़ा मैटर है जिसके ऊपर आपकी उन चीज़ों को आप ध्यान रखकर यार चाहिए। आप हर उस सिटी को देख लीजिए जो ओवर लास्ट 2 डेकेड्स ग्रो किया है, वहाँ पर वैल्यू अप्रिसिएशन देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या अच्छे। इंडिया में कौन से 5 सिटीज को आप रैंकिंग करेंगे? और वो 5 सिटी जहाँ पर आदमी काम के लिए जाता है। तो दोस्तों, हमने अरुण जी से काफ़ी अच्छी डिस्कशन की, और आपको कोई भी सवाल स्पेसिफिकली पूछना हो आप IVR पे कॉल करें, हम आपको कनेक्ट कराएंगे अरुण जी के साथ। अरुण जी, थैंक यू ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा इंसाइटफुल रन, और अगेन थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। शुभ लाभ।